नमस्कार दोस्तों, इन छोटे मुहरों पर एक बड़ी रहस्यमयी कहानी छुपी हुई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पाई लिपि के बारे में। यदि दोस्तों ऐसे हम बात करें हड़प्पाई लिपि और मेसोपोटामियन लिपि और मिस्र की लिपि, तो मिस्र की लिपि को हम हाइग्रोग्लिफिक के नाम से जानते हैं और मेसोपोटामिया की लिपि के हम तिलाक्षर के नाम से जानते हैं। जहाँ तक कि लगभग वो सारी लिपियाँ पढ़ी जा चुकी हैं, लेकिन एक सिंधु लिपि या हड़प्पाई लिपि एक ऐसा मात्र दुनिया में लिपि है जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ऐसा क्यों है दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको हड़प्पाई लिपि से संबंधित एक एक चीज़ को समझा सकूं और आप भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हड़प्पाई लिपि के बारे में। हड़प्पाई लिपि सबसे पहले यदि दोस्तों हम बात करें तो यह लिपि किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना हो करके ये पिक्टोग्राफिकल फॉर्म के अंदर है। वर्णमाला में यह नहीं है दोस्तों, ये डिजाइन्स के अंदर डेकोरेट किया गया है। लगभग 350 से 400 पिक्टोग्राफिकल फॉर्म्स इस हड़प्पाई लिपि के अंदर पाए जा चुके हैं, जो आज तक सुलझ नहीं पाया। आज तक इतने विद्वानों को प्रयास किए गए, इतने साइंटिफिक विधिवत तरीके से इसके बारे में स्टडी किया गया। भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के विद्वान और साइंटिस्टों ने इसके बारे में असफल प्रयत्न किए, लेकिन इस रहस्यमयी हड़प्पाई स्क्रिप्ट को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। हड़प्पाई स्क्रिप्ट एकमात्र दुनिया में ऐसा स्क्रिप्ट है दोस्तों जो कि पिक्टोग्राफिकल फॉर्म के होने के साथ साथ आज तक अनडिसिफर्ड है। इसको कोई आज तक पढ़ नहीं पाया। यदि हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो सर्वप्रथम 1925 के अंदर वेडिल महोदय ने इसको पढ़ने का असफल प्रयत्न किया था। उसके बाद दो विद्वान तो सीजे ग्रेड और सिडनी स्मिथ नामक दो विद्वान मिल करके भी इसको नहीं पढ़ पाए। हालांकि ये आज तक हजारों साल पुरानी कहानियाँ जो उन लोग के द्वारा लिखी गई सिंधु लिपि के नाम से, आज तक हम इसको नहीं पढ़ पाए। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिल करके इसको वैज्ञानिक पद्धति के आधार से भी पढ़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वो असफल रहे। यदि हम बात करें सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से इसको पढ़ने का प्रयास 1934 में हंटर महोदय ने पढ़ने का इसको प्रयत्न किया, लेकिन वो विफल रहे। एक विद्वान हुए ए पारपोला, जो कि स्कैंडिनेविया देश के हुआ करते थे। उनका यह कहना था कि मैं प्राचीन तमिल लैंग्वेजेस के आधार पर सारे लिपियों को पढ़ सकता हूँ, क्योंकि वो पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों जब उनको भी मौका दिया गया तो वो भी असफल साबित हुए। वो भी अपने इस पूरे ज्ञान के ब्रह्मांड को लेकर के भी सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पाई स्क्रिप्ट को पढ़ने में असफल रहे। महादेवन और विश्वनाथन जैसे दो विद्वान मिलकर के कुल 2467 हड़प्पाई लिपि को एक्सकवेट अभी तक कर चुके हैं दोस्तों, जिनमें से मोहनजोदाड़ो से 1398 हड़प्पाई लिपि, और बात करें यदि हड़प्पा की तो हड़प्पा से 891 लिपियाँ अभी तक सम्मुख में आ चुकी हैं। लगभग पूरे का 93% हड़प्पाई लिपि इन दोनों ने अभी तक एक्सकवेट किया है। बाकी की छोटी मोटी लिपियाँ अभी भी एक्सकवेशन में है, लेकिन बड़ी सवाल यही है दोस्तों कि आज तक यह लिपियाँ खोजे जाने के बावजूद भी हम इसको पढ़ नहीं पाए। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले अधिकांशतः छोटे छोटे होते थे। यदि औसतन अक्षरों की संख्याओं वाली बात करें हम, तो औसतन उसमें एक लाइन में या पूरे अभिलेख में सिर्फ 6 अक्षर ही मिलते थे। यदि मैक्सिमम लाइंस की बात करें तो जो सबसे बड़ी लाइन सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख की मिली है वो 17 हुआ करती थी दोस्तों। 17 अक्षर कहने का मतलब कि 17 चित्र वाले अक्षर वहाँ पे मिले हुए हैं, जो कि मैक्सिमम हुआ करते थे। लगभग 400 अक्षर वाली यह अज्ञात हड़प्पाई लिपि आज तक अनडिसिफर्ड है। हड़प्पाई लिपि के बारे में विद्वानों के मतभेद होने के कारण ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। पहला ग्रुप्स यह मानता है कि ये सिंधु सभ्यता के लोगों को द्रविड़ियन लोगों से जोड़ करके देखा जा सकता है, जिसमें मुख्यतः नाम फादर हैरास का, फिनलैंड के आस्को परपोला का, रूस के कोनरोजो का, भारत के आईडी महादेवन का। यदि हम दूसरे ग्रुप्स का बात करें दोस्तों, जो ग्रुप्स यह मानता है कि यह भारोपीय लोगों से जुड़े हुए हड़प्पाई स्क्रिप्ट हैं, तो उसमें मुख्यतः नाम आता है प्राणनाथ का, BS बरुआ का, SR राव का और फतेह सिंह का। इन चारों नामों के साथ इनका यह कहना है
कि यह भारोपीय लोगों से जुड़ी हुई हड़प्पाई स्क्रिप्ट हुआ करती थी। हड़प्पाई स्क्रिप्ट के शैली के बारे में यदि दोस्तों हम बात करें तो शैली का मतलब होता है पैटर्न, की ये किस पैटर्न में लिखा गया था। तो इसके बहुत सारे सबूत मिलते हैं। एक सबूत तो कालीबंगा से मिलता है, दूसरी सबूत मिस्र के हाइग्रोग्लिफिक लिपि से भी मिलती है दोस्तों। वैसे यदि हम अपने पूर्वज नॉलेज को इम्प्लाई करें इस लिपि को पढ़ने के लिए, तो ब्राह्मी लिपि की यदि बात करें दोस्तों तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं के ओर लिखी जाती थी। और यदि खरोष्टी लिपि की बात करें तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर की तरफ लिखी जाती थी। इन दोनों लिपियों को मिलाकर के यदि इस लिपि को पढ़ा जाए तो फिर भी बहुत सारे विद्वान आज तक असफल रहे। फिर यह निष्कर्ष निकाला गया दोस्तों कि मिस्र की हाइग्रोग्लिफिक लिपि और सिंधु लिपि में बहुत से सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो एक हलावट शैली का रूप देता है, जिसको हम कह सकते हैं कि यह वास्त्रोफैदन शैली के रूप में लिखा गया है। यानी कि पहले राइट टू लेफ्ट मतलब कि दाएं से बाएं लिखा गया, फिर बाएं से दाएं तरफ लिखा गया, जिसको हम वास्त्रोफैदन शैली कहते हैं। वास्त्रोफैदन शैली में दोस्तों किसी भी लिपि को पहले दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, फिर बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। तो यह एक पैटर्न पूरा इस तरीके के जैसे सांप की तरफ या गौमुत्रिका शैली की तरफ लिखा जाता था। वास्त्रोफैदन शैली को हम गौमुत्रिका शैली के नाम से भी जानते हैं, या तो इसको हलावर्त शैली के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे किसान अपने खेत में हल को जोतता है ऐसे ऐसे करके, उसी प्रकार से इस लिपि का भी नाम हलावर्त शैली या गौमुत्रिका शैली या तो फिर वास्त्रोफैदन शैली के नाम से हम देख सकते हैं। इस बात का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण अशोक के यर्रागुड़ी कुर्नल जिला आंध्र प्रदेश से मिली उसके एक अभिलेख से पुष्टि होती है, जो वास्त्रोफैदन या गौमुत्रिका या तो हलावर्त शैली का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हड़प्पाई सील के बारे में यदि बात करें दोस्तों तो हड़प्पाई सील का आकार मुख्यतः या तो स्क्वायर शेप का या तो फिर रेक्टेंगल शेप का होता था, जिसमें मुख्यतः बहुत सारे पशु या तो फिर उसको धार्मिक एंगल से देखा जाए तो उसमें भगवान शिव, पशुपति शिव वाला सील भी मिला हुआ है, जिसके अंदर भैंस है, बकरी है और उसके बाद हाथी है और चीता है। ये सारी चीज़ें इस पे मिला करती थी। यदि हम बात करें इसके सील किस मटेरियल से बनता था तो इसका सील जो है स्टेटाइट मटेरियल से मुख्यतः इसको बनाया जाता था। यदि वहीं पे बात करें मेसोपोटामियन सील का तो मेसोपोटामियन सील बेलनाकार का हुआ करता था, लेकिन सिंधु सील जो हुआ करता था दोस्तों वो तो ज़्यादातर स्क्वायर शेप का या तो फिर रेक्टेंगुलर शेप का हुआ करता था। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।